नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मित्रों, पंकज जी से बहुत दिनों से ये हम लोगों की गुजारिश भी थी और वो स्वीकार कर चुके थे कि जब भी उनके पास समय होगा तो वो हमें अपना समय देंगे इस बात के लिए कि जो प्रति व्यक्ति आय का मामला है, जिसमें भारत दुनिया के 190 या 196 2 तरह की गिनतियाँ आती हैं, उन देशों में 136वें स्थान पर है 2025 में। लेकिन और हमारी राजनीति जो है वो बार-बार इस आंकड़े को नेपथ्य में डाल देती है और जोर-जोर से सीना ठोक के पूरे देश में और हम सबके बीच प्रचारित करती है कि हम तो चौथी अर्थव्यवस्था हो गए और हमने जर्मनी को पछाड़ दिया। अभी एस्टिमेट है कि 2025 में ऐसा होगा, लेकिन वो ये पहले से ही इसका ढोल बजने लगा और यही बजता रहता है हमेशा। यही आता है कि हम 4 ट्रिलियन की या 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गए और इतने की हो जाएंगे। तो इसमें इस शोर में ये बात दब जाती है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो दुनिया में 136वें नंबर पर है। और उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और हमारे मेहमान पंकज पचौरी जी उसको एलाबोरेट करेंगे आपको, कि जो देश के 2 सबसे बड़े आबादी वाले राज्य हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, वो तो आश्चर्यजनक रूप से दुनिया में सिर्फ 11-12 देश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की ऊपर है और करीब 22 देश हैं जो नहीं 11-12 हैं जिनसे बिहार की ऊपर है और 22 देश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की ऊपर है। यानी ये $1500 भी नहीं है, एक की 1300 कुछ है, एक की 800 कुछ है। इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था वाले ये दोनों राज्य 120 सांसद लोकसभा में भेजते हैं, यानी हर चारवां सांसद जो है इन राज्यों का होता है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका इतना ज्यादा है, लेकिन आर्थिक हालत जो है वो इतनी हाल है कि दुनिया में 22 देश, अभी मैं उनके नाम आपको सुनाऊंगा तो आपको इन नामों से आश्चर्य होगा कि हम इनकी श्रेणी में हैं या इनकी श्रेणी से भी बाहर हैं। मैंने अभी थोड़ा सा, पंकज जी आ रहे थे तो हमने भी कहा कुछ पढ़ाई लिखाई की जाए, तो 2-4 हमने गूगल किया इसमें। अब इनके नाम सुन लीजिए: साउथ सूडान, यमन, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मलावी, मेडागास्कर, सूडान, मोजाम्बिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजर, सोमालिया, नाइजीरिया, लाइबेरिया, सियरा लियोन, इरिट्रिया, टोगो, गिनी बसाऊ, माली, बुर्किना फासो, इथियोपिया, रवांडा और युगांडा। इसमें युगांडा एकदम बॉर्डर पे आ गया है, हो सकता है 1-2 साल में वो श्रेणी से निकल जाए। उत्तर प्रदेश से तो इसमें से युगांडा ज्यादा है और बाकी जो 21 हैं ये उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन बिहार से तो इसमें बहुत ही कम देश हैं जिनके नाम लेना भी आश्चर्यजनक होगा। तो हमारी ये आर्थिक स्थिति है, लेकिन हम ढोल दूसरा वाला पीटते हैं। तो इसलिए ये जरूरी था कि आपको इसके अर्थशास्त्र का शास्त्र समझाने की कोशिश की जाए, और पंकज से बेहतर इसको कौन करेगा, और वो इसके लिए तैयार थे। पिछली बार ही उन्होंने वादा किया था आप लोगों से, आज वो हाजिर हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। तो मैं ज्यादा भूमिका बांधे बिना सीधे माइक आपको देता हूँ। जरा बताइए कि ये है हमारी रियलिटी जो है प्रति व्यक्ति आय की, जिसमें कौन सबसे ज्यादा, हमारी जो करीब अनुमान लगाया गया कि $2880 इस समय 2025 में एस्टिमेटेड आय है, जैसा मुझे आंकड़ों से मिला। हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो तो आप दुरुस्त करिएगा। ये आय हमारी 2025 के अंत तक होगी। तो इस लिहाज से आप हमारे दर्शकों को जरा सा क्लियर करें कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, और प्रति व्यक्ति आय का मतलब हमारे लिए समझना क्यों महत्वपूर्ण है। जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीतल जी, और बहुत मैं माफी चाहता हूँ, बहुत दिनों से हम लोगों की बात नहीं हुई, दौड़ भाग लगी हुई थी। मैं अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था हैदराबाद, और वहां पर 17 मुल्कों के लोग आए हुए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो उसमें मैं कम्युनिकेशन जो है वो उनको वहां पर उनकी इसकी ट्रेनिंग वहां पर मैं दे रहा था। ये लोग सरकारी जो मुलाजिम हैं वो थे,
वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, कोई प्रधानमंत्री के दफ्तर में काम करता है, कोई प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट में काम करता है। और जी। ये लोग इन्हीं मुल्कों से जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये वहाँ से आए थे। ट्रिनिडाड और टोबागो से आए थे, घना से आए थे, गयाना से आए थे, वियतनाम से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो जी। ये मैं उनसे बात मैं वहाँ पर ये कर रहा था, तब मुझे ये आइडिया आया कि ये जो लोग हैं, ये इस समय अगर देखा जाए, तो हम इनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि जिसे कहते हैं ना, हम टिपिकल एक जातिगत उसमें कि बड़ी निचली जाति के लोग हैं। लेकिन उसमें मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि गयाना की जो पर कैपिटा इनकम है, वो चीन से दुगनी है। अरे! और हाँ, और गयाना के पास में जो ऑयल रिज़र्व हैं, वो नॉर्वे से ज़्यादा है पर कैपिटा, क्योंकि ओह! छोटा देश है, कम लोग हैं। तब मुझे लगा कि ये हम आँकड़ा अगर इसको इस तरह से बनाएँ, और ज उन लोगों को मालूम नहीं था। वो 17-18 लोग थे और मैंने उन्हें समझाया कि आपका जो मुल्क है, वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं लकी अ, देश है। आपके पास में संसाधन हैं और आप इसको ढंग से ठीक करें, तो ये आप बहुत आगे जा सकते हैं। और नॉर्वे मैंने उनको इसलिए समझाया कि नॉर्वे में इस समय प्रति व्यक्ति जो पेंशन फंड उनका है, उसमें $2 लाख है प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति, ओह! तो नॉर्वे ने जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अपने जो ऑयल रिजर्व हैं, जो संसाधन है, उनका इस तरह से दोहन किया है कि वो उसको पेंशन फंड में डालता है। वो पेंशन फंड अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप इस तरह से समझें, तो $2 लाख प्रति व्यक्ति अगर आपके पास में है, तो पूरी जनरेशन को काम करने की ज़रूरत नहीं है। और बताइए। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्वे जो है वो साफ-सुथरा है, उसका जो एचडीआई इंडेक्स है, वो बेस्ट है दुनिया में। सबसे अच्छा मुल्क वो माना जाता है हर एक हिसाब से, वहाँ पर जो शिक्षा है उसके हिसाब से, वहाँ पर जो इनोवेशंस हैं उसके हिसाब से ये, क्योंकि उन्होंने अपने प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। अच्छा, वो ग्रीन भी हैं, ये नहीं है कि वो अनाप-शनाप वो तेल निकाल रहे हैं। नॉर्वे में तेल वो निकालते हैं, लेकिन घरों में जो बिजली आती है वो जो ऊर्जा होती है, जो समुद्र की लहरों से बनती है, उससे आती है। जी, जी, जी। हवा से ऊर्जा बनाते हैं। तो वो जी। अपनी भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और हम दूसरी तरफ जो है वो उलझे हुए हैं। एक तमाम तरह की मैं उस पे बात करूँगा आपको इस बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, आपने जो नाम लिए इनके, तो उत्तर प्रदेश इस समय आप समझ सकते हैं कि ज़ाम्बिया के बराबर है। अच्छा। इतना बड़ा जी। हमारा उत्तर प्रदेश इस समय छठा सबसे बड़ा देश है दुनिया का, अगर ये अलग से देखें। उसकी आबादी 23 लेकिन करोड़। एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग पूरी दुनिया में ये प्रचारित करता है और देश में सब जगह कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल स्टेट है, जिसको दुनिया पश्चिम भी कॉपी कर रहा है और भारत के भी जो कथित विकसित राज्य हैं वो भी कॉपी कर रहे हैं। जी, मैं खैर। आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति बता देता हूँ कि ज़ाम्बिया के बराबर है। बिहार जो है वो लाइबेरिया से पिछड़ा हुआ है। जी। लाइबेरिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 9,000 से ज़्यादा है, 907 है, बिहार की 813 है। जी, जी। झारखंड जो है वो नेपाल के बराबर है, 1,444 पर है। अब आप अगर और बाकी आप देखें तो असम, असम में लगातार जो है वहाँ से इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, बाहर निकालो मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को बाहर फेंको, और जो म्यांमार से लोग आए हैं रोहिंग्या, उनको बाहर फेंको, यही बात होती रहती है। और उससे हाल असम का ये हो गया है कि असम जो है कैमरून जो देश है अफ्रीका का, उसके उससे भी कम उनके पास में है। $1841 असम की पर कैपिटा इनकम है, और 1870 जो है वो कैमरून की पर कैपिटा इनकम है। वेस्ट बंगाल जो है वो थोड़ा-सा ठीक-ठाक है, 2203 है उनकी भी पर कैपिटा इनकम, आप समझ सकते हैं, और लेकिन वो ज़िम्बाब्वे से कम है। तो बताइए। ये मैं आपको वो नाम बता रहा हूँ कि जहाँ पर पासपोर्ट लेने के लिए लाइन नहीं लगती। जहाँ पर हमारे जो मिलियनेयर हैं, कोई 3,500 के आसपास इस साल चले गए हैं हिंदुस्तान छोड़ के, वो इन जी। मुल्कों में नहीं जाते, इन मुल्कों की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री इन मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर कब्ज़ा किया जाए। मध्य प्रदेश जो है वो लाओ पीडीआर के बराबर है। हाँ। राजस्थान जो है वो कोंगो
डीआर के बराबर है। अच्छा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इससे भी गए गुजरे हैं। तो ये पूरा एक उसमें सिस्टम है। हमारे पास में देखें, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, 4 जो छोटे-छोटे से जो पॉकेट्स, पॉकेट्स जो हैं, द्वीप। वो थोड़ा चंडीगढ़ समझ लीजिए आप यूक्रेन के बराबर है। दिल्ली जो है वो हम बहुत यहाँ पर रहते भी हैं, ग्वाटेमाला के बराबर है दिल्ली की पर कैपिटा इनकम। और ये है तेलंगाना और कर्नाटका और तमिलनाडु और हरियाणा। और हरियाणा में ये समझ लीजिए कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम बड़ी नहीं है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इसलिए ऊपर चली गई है क्योंकि जो जीडीपी में वहां पर जितनी भी विदेशी कंपनियां गुड़गांव में हैं, वो उसकी जीडीपी में शामिल हो जाती है। ओह! इसलिए उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती। सिक्किम को देख के कई कई लोगों को वो होता है कि सिक्किम की पर कैपिटा जो सबसे ज्यादा है, वो इसीलिए है कि वहां पर 2-3 कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, आबादी बहुत कम है, तो पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ जाती है। बढ़ी हुई नजर आती है। जी हाँ, जी, जी। गोवा जिसे हम कहते हैं, अब हिंदुस्तान का स्वर्ग गोवा को मानते हैं। गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वो बोस्निया हर्जेगोविना के बराबर है, जो ओह! कि अभी-अभी भयंकर युद्ध की त्रासदी से उबर गुजरा है। रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे हालात हैं। और इस तस्वीर में, ये मैं आपको भेजूँगा तस्वीर, आप देखिए इसे और अपने दर्शकों को भी दिखाइए। इसमें शीतल जी, हम लोग यहाँ काम करते रहे हैं आपके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में यहाँ पर। ये तस्वीर जी, आप अगर देखेंगे तो इसमें बड़ा क्लियर है, इस तस्वीर में, कि ये जो हमारे के हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं, ये बीच में जिसे हम जी। हिंदी पट्टी जी, जी, कहते जी, 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 जी। हैं, इनकी हालत सबसे खराब है। जी, क्यों खराब है? वो इसलिए जी, खराब है कि ये राज्य पिछले 40 साल से, 1985 में राम जन्मभूमि के लिए मोबिलाइजेशन शुरू हुआ था। आपको ध्यान हो जी, कि जी। ईंटें भेजो, पानी भेजो और तमाम वो करो, वहाँ पर मोबिलाइजेशन शुरू हुआ था जिसमें कि हज़ारों, लाखों हमारे जो नौजवान हैं वो शामिल हुए थे। जी, तो आप समझ सकते हैं कि 40 साल पहले अगर ये नौजवान देश की किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहे होते, कहीं पर मज़दूरी कर रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते, तो उसका लाखों का असर हमको आज दिखाई दे रहा होता। जी, अच्छा, उस मंदिर को वो काटने के लिए वीपी सिंह जी जो हैं वो मंडल लेके आए। जी, उसमें भी फिर यही शुरू हो गया कि इसको मेरे से ज़्यादा रिज़र्वेशन क्यों मिल गया, इसको नौकरी ज़्यादा मिल रही है, मुझको नौकरी कम मिल रही है, ये है तो वो। तो हमने हमारी जो नौजवान आबादी है, हाँ, उसको उन चीज़ों में लगा दिया जो कि अनप्रोडक्टिव हैं। इससे जी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकारी नौकरियाँ कम हो रही हैं। मुझे ध्यान है 1990 में मैंने एक स्टोरी की थी, फाइटिंग फॉर द क्रम्स, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी थी कि हम जी, जो हैं टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं इन चीज़ों में। और वो इसलिए कि हमारे जो एक राजनीतिक जो कुशलता है, हम सिंगापुर की बात करते हैं, हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, उनमें ये था कि हम अपने नौजवानों को ऐसे औज़ार देंगे जिससे कि वो अपने नंबर एक तो अपना कमाई करें, और दूसरा, वो कमाई जब होती है नौजवान की, तो वो देश के प्रति वो देश की जीडीपी में जाती है, सीधी। तो जी, हमने ये 40 साल समझ लीजिए, ये मंदिर और मंडल इसमें जो है गँवा दिए हैं। और अब हम नई-नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब हम रोहिंग्या लेके आ रहे हैं, अब हम हलाला लेके आ रहे हैं। अब हम 3 जो है तलाक लेके आ गए हैं। 3 अब हम तलाक लेके, इस्लाम धर्म के शुद्धिकरण के अभियान में लगे हुए हैं। अब हम इस्लाम अपने का, काम के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि एक धर्म विशेष जो है हमारे अनुरूप शुद्ध हो जाए, उसमें ये दुरुस्तीकरण हो जाए। हमने ये काम हाथ में ले लिया है और जो काम हमें करना चाहिए वो हमारे हाथ से गायब है। ये कहना है। बिल्कुल, जी, ये बिल्कुल सही जी, बात है। और अगर आप ये बात करें कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान की जो हिस्सेदारी है, जी। ग्लोबल जीडीपी में हमारी जो हिस्सेदारी है वो कम हो रही है। अच्छा, 2004 से 2014 के बीच में, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी हिस्सेदारी थी वर्ल्ड में, वो 8.6% से लेकर के 2.6% तक बढ़ी 10 साल में। अच्छा। हाँ, तो उसमें टोटल
आप समझ सकते हैं कि 62% की वृद्धि हुई 2004 से 2014 तक। जी 2014 से 2025 तक, बल्कि ये जनवरी के आंकड़े हैं, तो हाँ 2024 लगा लीजिए, तो 2014 से 2024 तक उसमें सिर्फ 42% की वृद्धि हुई। जी तो जी जी हमारा जो ग्लोबल ट्रेड में जो हिस्सा है, जिसमें हम कहते हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा कम हो रहा है। लेकिन हमारा हिस्सा है भी कितना में 2-2.5% है, मैंने कभी पढ़ा था। मैंने कितना है, या बोला तीन ना, 3%? तीन 2.6 से 3.7 पे आ गए हैं। ये यही मैं कह रहा, 20 तीन मतलब टू, पहले ये 2 का आंकड़ा दिमाग में आता था, 3 हो गया है। 3 का हो यानी गया है दुनिया के 100 रुपए के व्यापार में हम 3 रुपए हैं या और 3.25 रुपए हैं, बिल्कुल, और और हम 18 इतनी से उछल 20 कूद मचाते हैं। नहीं, नहीं, और 18 से 20% हमारी आबादी है, उसे मत भूलिए। जी जी, आबादी हमारी 18 से 20% है दुनिया की, लेकिन और व्यापार में हमारा हिस्सा 3% है। 3% है। तो जी ये जो चीज़ें हैं, हम इनको ध्यान से नहीं देखते हैं, और इसका सीधा असर ये पड़ रहा है कि 2004 से 2014 के बीच में जो पर हाँ कैपिटा इनकम थी, वो 204% बढ़ी थी, यानी कि तिगुनी हो गई थी। जी और 2014 से 2024 के बीच में वो सिर्फ 88% बढ़ी है, यानी कि दुगनी के आस-पास हो गई है। तो ठीक एकदम है। से स्लो डाउन हमारी उसमें देखा जा रहा है, और उसका कारण यही है कि हम जो हैं अपने नौजवान लोगों को, उनको ना हम काम दे पा रहे हैं, ना ढंग से शिक्षा दे पा रहे हैं, और अगर वो काम नहीं करेगा, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, तो वो काम अगर नहीं करेगा, तो हमारा जो है हिस्सेदारी हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि 2050 तक अगर ऐसे ही चलता रहा, हम कह रहे हैं 2047 में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2050 में हिंदुस्तान में जो लोग काम नहीं करते हैं और जो लोग काम करते हैं, उनकी जनसंख्या है वो बराबर-बराबर हो जाएगी। अच्छा। यानी कि एक, हाँ, एक व्यक्ति जो काम करता है, उसको एक व्यक्ति का ख़्याल रखना है जो काम नहीं करेगा। ओ क्योंकि हमारी एज जो है, वो उस लेवल पे पहुँच जाएगी और उससे फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये 2047 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें नहीं है। 2000 कहा था कि 27 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। अभी हम 3.8 ट्रिलियन पे टिके हुए हैं। यानी इस डेढ़, साल एस्टिमेट 4+ है ना कुछ, जो हाँ, आईएमएफ वगैरह ने किया है। जी, जी। तो वो उनका जो अब एस्टिमेट देखिए कि आप अ, अगर आप इसी स्तर पर 6.5 और 7% पे चलते रहे, तो आपको 2036 और 2040 में जाकर के आप, हम्म। हाँ, कुछ आप वो 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन की ये आपकी इकोनॉमी होगी। लेकिन तब तक आपकी ये ध्यान नहीं रखते हम कि जो भी आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसमें 2% तो आप कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। जी 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 तो जी जीडीपी का जो आंकड़ा है, वो पर कैपिटा इनकम के आंकड़े से हमेशा ज़्यादा होता है, जी 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 क्योंकि आपकी उतनी आबादी भी बढ़ रही है। तो इसलिए मैं इस पे बात करना चाहता था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब जरा थोड़ा डिस्पैरिटी को भी बताते चलिएगा, क्योंकि हमारे देश में जैसे राज्यों का आपने बता ही दिया कि ज्यादातर राज्यों का तो हमारा स्टैंडर्ड, और खासकर हिंदी बेल्ट के राज्यों का, जो काऊ बेल्ट कहलाती है, उनका तो जो हाल है वो राष्ट्रीय औसत से भी बहुत नीचे है, और दुनिया के दरिद्रतम देशों के आसपास है, या उनसे भी कई बार नीचे है। बिल्कुल। लेकिन ये जो इतना जो भी है हमारे पास, उसमें जो डिस्पैरिटी का लेवल है, वो भी जी, दुनिया में मुझे लगता है कि बहुत विशाल हमारे यहाँ है। इतना शायद ही एकाध कोई देश होंगे जिनमें जिस ऐसा हो, या 2-4 होंगे। ज्यादातर देशों में इतनी डिस्पैरिटी नहीं होगी जितनी भारत में है, और पिछले 10-11 साल में ये जितने तेजी से बढ़ी। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ डिस्पैरिटी का, वो है जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे आज हम बात करते हैं थोड़ी-सी, क्योंकि उत्तर हाँ, प्रदेश जो है, बिल गेट्स ने सबसे ये बड़ा कहा था राज्य है देश का। हाँ, कि उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े एचडीआई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर हम उत्तर प्रदेश की ठीक कर देते हैं, तो जी। दुनिया की एचडीआई जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी, क्योंकि वो इतनी हम्म। खराब है। हाँ, 300 ओ मिलियन डॉलर। बिल गेट्स, मुझे ध्यान, वो आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने और लखनऊ गए थे, मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पे बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं 300 मिलियन डॉलर दूँगा ताकि आप इस पर काम करें। तो ये इम्यूनाइज़ेशन का जो काम है,
वहां पर विमेन जो हेल्थ है उसका जो काम है, जच्चा बच्चा का जो काम है, उसके लिए वो ये पैसे दे रहे थे, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ वहां से सुनते नहीं है। उसके ऊपर अपने यूपी से सिर्फ यही सुनने में आता है कि साहब वहां पर क्या बोलते हैं, मस्जिद के आगे लड़के नाच रहे हैं। हाँ, कांवड़ में हमने ये कर दिया, या कोई गुमटी लगाए हुए है तो उसका नाम क्या है, इस पे हम ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं कि कोई मुसलमान है वो हिंदू बन के दुकान क्यों चला रहा है, ठेला क्यों लगा रहा है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं। या कोई मुस्लिम गुंडा है तो मुस्लिम अपराधी है तो हमने उसके पैर में गोली मार दी कि नहीं मार दी। ये सब हमारे टारगेट्स हैं उत्तर प्रदेश। नेशनल टेलीविजन पे डिबेट ये हो रही है कि वो सुनव्वर नाम का जो आदमी है वो पंडित जी के नाम से ढाबा चला रहा है। ढाबा क्यों चला रहा है? हाँ, टाइम टाइम डिबेट मैंने नेशनल चैनल पे देखी। हाँ, और एक पंजाबी खत्री अल कबीर नाम से बूचड़ खाना क्यों चला रहा है, ये उस डिबेट से बाहर है। हाँ, तो ये जो डिबेट चली, तो अब इसमें इससे जो मैं आपको बताता हूँ, आपने इनइक्वालिटी की बात की, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलकर के 80% जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश की, वो उसका भाग है। 80% आप समझ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है भाई। देखिए उत्तर प्रदेश वालों, ध्यान से सुनिए, पंकज जी बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी। इसको रिपीट करिएगा भाई, मैं भी इसको फिर से सुनना चाहता हूँ। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, वो क्या गौतम बुद्ध नगर जी, इनकी उत्तर प्रदेश का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसमें 80% इनका जो है वो योगदान है। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व कैबिनेट सचिव हुआ करते थे, शशांक सिंह, शशांक शेखर सिंह, वो ये कहा करते थे कि मेरा जो है पूरा टाइम जो है इन 2 डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और वो स्थिति उसके बाद से और ज्यादा हो गई है, क्योंकि कई सारे वहां पर नए जो हैं वो ऑफिसेस खुल गए हैं। बड़ा अच्छा नोएडा जो है, बड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है, सुव्यवस्थित है। लोग अभी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो और ये रीजन थोड़ा बढ़ गया है, बुलंदशहर तक और आगे तक चला गया है। इससे डिस्पैरिटी भी बढ़ेगी। जी जी, आप समझ लीजिए, उससे डिस्पैरिटी भी बढ़ेगी। हाल ये इस समय है कि अभी मैं आंकड़े उठा के देख रहा था कि एनसीआर में 50 करोड़ से ज्यादा जो मकान हैं जी, डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने ये आंकड़ा जो है ये निकाला है, नाइट फ्रैंक कंपनी है उसके हिसाब से। तो एनसीआर में 50 करोड़ से ज्यादा के जो मकान हैं वो इस मुल्क के सभी मकानों में आप समझ सकते हैं कि वो 80%, 80% मकान 50 करोड़ से ज्यादा के जो हैं वो एनसीआर में है। और 75% जो हैं, 67% जो हैं वो 10 से 20 करोड़ के हैं, सिर्फ एनसीआर में। ये हाँ, तो उससे बहुत ज्यादा जो है विषमता बढ़ रही है। क्यों विषमता बढ़ रही है? कि सारा पैसा जो है वो यहाँ पर है। वो इससे है कि अगर आप उत्तर प्रदेश को उठा के देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सीरियल, गेहूं और चावल का जो उत्पादन था वो पूरे मुल्क में 2011 में हम 18% करीब जो है वो गेहूं चावल 18.6% उत्तर प्रदेश पैदा किया करता था। वो अब घट के 17.2% रह गया है सिर्फ 9 साल में। बताइए। लाइव स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है आपके ये जो बूचड़ खाने हैं और गौ माता संरक्षण है और ये सब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लाइव स्टॉक में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 15% हुआ करता था 2011-12 में, जो कि अब घट के 12-12.5% रह गया। तो कि ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की क्षमता देश की पूरी इकोनॉमी में कम हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर गांव में रहने वाले हैं। वो या तो किसान हैं, गेहूं उगाते हैं, सीरियल उगाते हैं, चावल उगाते हैं, और या वो लाइव स्टॉक जो है दूध करके और ये सब करके उससे अपना जीवन यापन, पशुपालक है जी, पशुपालक, हाँ, लाइव स्टॉक का जो है पशुपालक। तो इसलिए विषमता लगातार बढ़ रही है। इसलिए विषमता जो है वो लगातार बढ़ रही है। एग्रीकल्चर जो आपके पूरे मुल्क का, जिसमें कि 60% लोग काम कर रहे हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो 3 से 4% के बीच में है। और बाकी जो है उसकी ग्रोथ जो है
वो आपकी बढ़ रही है। आप कहते हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम ये हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब उसका असर ये पड़ने लगा है कि धीरे-धीरे लोग जो एफडीआई है, जो बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती हैं हाँ, अलग-अलग ये जरा ज़रूर बताइए दर्शकों को कि पिछले साल एफडीआई एकदम से नोज़ डाइव करके गायब क्यों हो गया? ऑफ एफडीआई जो है वो हमारे मुल्क से एकदम से भाग रहा है और कोई 0% के आस-पास पहुँच गया है। ये क्यों है ऐसा? क्यों हुआ नेट पंकज? वो इसलिए हो रहा है कि आपने अभी सुना होगा कि एक जेन स्ट्रीट करके एक कंपनी है, हाँ, हाँ। जो मार्केट में इन्वेस्ट करती है और मार्केट से वो करती है, जेन स्ट्रीट करके अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन उसके कंपनी। जी हाँ, उसके खिलाफ सेबी ने अभी-अभी आरोप लगाया है कि 36,000 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट को, स्टॉक बाज़ार को मैनिपुलेट करके उसमें फेरबदल करके ये लोग ले गए हैं। ओह! तो ये जो ले गए हैं, ये नेट जो आउटफ्लो है एफडीआई का, जिसे हम इनफ्लो कहा करते थे, इसकी वजह से लोग अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। और वो ओह! 36,000 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर ले गए, 2023 की ये बात है। और हाँ, उन्होंने यहाँ पर, हम एक तरफ ये कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, 4 करोड़ लोग थे, वो स्टॉक बाज़ार में पैसा लगाते थे, अब डीमैट अकाउंट जो है वो 10 करोड़ हुए हैं। बहुत यानी प्रगति हमने हमने ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनने के लिए मार्केट में ठेल दिया। बिल्कुल सही बात आपने सच्चाई है। की। 90% से ऊपर जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट का जो डेली ट्रेडिंग होती है उसमें पैसे गंवा रहे हैं, और जेन स्ट्रीट जैसी जो कंपनीज है उसमें पैसे वो कमा रहे हैं। अच्छा, एक एक बात ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला और पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी काफ़ी हाई महाराष्ट्र है। लेकिन इस राज्य में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या भी करते हैं। मैंने ये कंट्रास्ट क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आता कभी। ये अभी पॉइंट 3-4 महीनों में 700-800 किसानों की जी, आत्महत्या की लिस्ट एक आई है। ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ था आपके लिए। तो जी। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ऐसा इलाका है, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर बॉम्बे, हाँ। जिसकी पर कैपिटा इनकम ठीक है। अच्छा। अगर उसमें से हम उस टोटल महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम जो है वो ईरान के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उछलने की ज़रूरत भी नहीं। जी। जो उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि हमारी जो है वो हिंदी राज्यों से अच्छी पर कैपिटा इनकम है, तो हाँ। वो बहुत ज़्यादा करने की, ईरान के बराबर 3.9 3,926 पर कैपिटा इनकम है। 2000 हाँ। ये 24 के नहीं, आंकड़े और आप हैं। इस पर निर्भर है कि जैसे दिल्ली तो उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल, नोएडा और गाजियाबाद पर है, निर्भर वैसे ही है, महाराष्ट्र भी बॉम्बे और उसके मुंबई पर आसपास निर्भर पर है। तो अगर आप अच्छा। बंबई को महाराष्ट्र से निकाल दें, तो उस हाँ। इक्वेशन में महाराष्ट्र का जो हाल है वो उत्तर प्रदेश जैसा ही है। ओह! आपकी पर अच्छा, कैपिटा, इस परिदृश्य में ये है कि सारी दौलत संकेंद्रित है बंबई और उसके आसपास, इसीलिए उन्हें अरबपतियों की संख्या वहां से बड़ी निकलती है, लेकिन बाकी महाराष्ट्र जो है उसी तरह से कठिनाइयों में है और जैसे दरिद्रता में है जैसे बिहार उत्तर और प्रदेश, बिहार या नॉर्थ। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में क्योंकि वहाँ पर एक उनका जो इलाका है वो उसमें सूखे की बहुत ज़्यादा वो होती है, वहाँ पर दोनों प्रॉब्लम होती है कि अगर सूखा पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, और पानी ज़्यादा बरस गया तो उसी प्याज़-व्याज़ सारी जो फसल जो है ये नष्ट हो जाती है। वहाँ पर हाँ। सबसे ज़्यादा ये आपकी जो हमारे किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। तो ओके। इस तरह से इस पर कैपिटा इनकम को देखना भी बड़ा ज़रूरी है। जी, जी। वरना हाँ, अब पर कैपिटा इनकम की हम अगर बात करें तो मैं आपको छोटा-सा आंकड़ा देता हूँ, आपको बड़ा वो लगेगा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी 3.8 पे हम टिके हुए हैं। एक कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया, वो यस, सेमीकंडक्टर, यस। सब बहुत जानते चर्चा हैं। हुई। ये एआई की वजह से सबसे ज्यादा उसी की जी, चर्चा है। वो कंपनी अब समझ लीजिए 3.9 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप है। यानी भारत के बराबर या भारत से भारत आगे के निकलने वाला है? भारत से वो आगे निकलने वाले हैं, और मज़े की बात है कि उस कंपनी में सिर्फ 36,000 लोग काम करते हैं, और हमारी ये ओह! पूरी जो जीडीपी है, ये 1.4 अरब लोगों का जीवन यापन करने का साधन जुटाती है। क्या आंकड़ा बताया भाई! पंकज भाई बता रहे हैं कि कुल 36,000 लोगों वाली एक कंपनी अमेरिका की
उसकी जो पूरी जीडीपी है, उसकी सालाना जो आय है, आय व्यय है, वो लगभग उतना ही है जितना भारत 1.45 करोड़ वाली आबादी वाले देश का है। तो हम किस बात पर घमंड करते हैं, किस बात पर हम अपने को विश्व गुरु कहते हैं? मैं कई कार्यक्रमों में ये कह चुका हूं कि भाई, भारत को किसी अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं जाना जाता, किसी कंपनी की वजह से नहीं जाना जाता, कुछ कंपनियों को धोखाधड़ी की वजह से जरूर जाना जाता है, लेकिन इस तरह का हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है जैसे एनवीडिया का अभी बताया पंकज ने हमें, और बहुत अच्छी जानकारी दी। एक चीज और बताइए पंकज, ये जो दक्षिण के राज्य हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम बेहतर क्यों है? और ये हमारे टैक्स पूल में भी बहुत कॉर्पोरेट वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, ह्यूमन इंडेक्स में भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और हम लोग तो लगता है कि इन पर लदे हुए हैं और ये बेचारे लादे हुए हैं। ये भी एक कंट्रोवर्सी है। ये बहुत खतरनाक एक वो है। मैं जाता हूँ दक्षिण राज्यों में कहाँ पर, तो वहां पर अब जो टैक्सी वाले हैं लोकल, वो ये शिकायत करने लगे हैं कि बिहार यूपी के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जो समस्या आपको बंबई में हुई थी, वो समस्या दक्षिणी राज्यों में बहुत जल्द होने वाली है। और उसका कारण ये है कि दक्षिणी राज्य अगर आप उठा लें, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला का तो ये हाल है कि केरला जो है, अब वो ये जो स्वीडन और नॉर्वे जैसे जो कंट्रीज हैं, ये उसकी ह्यूमन इंडेक्स जो है उसके आसपास पहुंचने वाली है। केरला जो है वो यूरोप के किसी कंट्री के आसपास जो है पहुंचने वाला है। और उसका कारण ये है कि वहां पर एक तो उस आपने मैप में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पर एक तो ये मंदिर मस्जिद का बहुत ज्यादा असर नहीं था। ठीक। जी हाँ, वहां पर ये इस तरह की जो एक दूसरे को लड़ाने वाली, कन्फ्लिक्ट करवाने वाली जो राजनीति है, वो वहां पर इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन वहां कई बार कभी लेफ्ट जीतता है, मतलब लेफ्ट का ग्रुप, कभी कभार कांग्रेस का ग्रुप जीतता है, तो इससे जो वो फैसले करते हैं, इन पे फर्क नहीं आता है? जो तमाम ह्यूमन इंडेक्स में हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं कि केजरीवाल गए तो वहीं तो सारी दिल्ली की झुग्गियां टूटी जा रही है, सारा बुलडोजर घूम रहा है, एकदम हाहाकार मचा हुआ है, यानी एकदम सिर के बल खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ वहां? सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, ताले लगे हुए हैं। केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक चलाए थे, उन पर ताले लगे हुए हैं। जो स्कूल जो हैं, वो अब बहुत जल्दी यूपी की तरह बंद होने लगेंगे। यूपी में हजारों स्कूल बंद हो गए हैं पिछले दिनों में। लेकिन दक्षिण में एक बहुत एक अच्छी बात भी है, और वो गौर तलब बात जो है वो ये है कि वहां पर सरकारें बदलती हैं, लेकिन पॉलिसीज अगर अच्छी होती हैं तो नहीं बदलती। मैं आपको आंध्र प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने जो पॉलिसी शुरू की थी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, और हैदराबाद के आसपास रिंग रोड बनाना, डबल रिंग रोड बनाना, और ये करना वो करना, वो समझ लीजिए वाईएसआर चले गए, उसके बाद केसीआर चले गए, और उसके बाद में अब कांग्रेस की सरकार है, वो पॉलिसीज बंद नहीं हुई, वो पॉलिसीज चलती रही। अम्मा कैंटीन चलाई थी जयललिता ने, आपको ध्यान होगा, तमिलनाडु में। उसको उन्होंने अन्ना कैंटीन कर दिया, लेकिन कैंटीन चल रही। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें लड़ती हैं खूब आपस में, एक के बाद एक वो बदलती रहती हैं, लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होती। अच्छा, केरल में इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह उनका शिक्षित होना, या वहां के लोग जो हैं ज्यादा जागरूक हैं, लोकतंत्र को ढंग से प्रैक्टिस करा रहे हैं पार्टियों से, क्या वजह है? सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो पहले से ही काफी अच्छा है, एक तो बात ये। और दूसरा, वहां पर ये जो कम्युनल जो एक हमारा बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है उत्तर भारत में, वो नहीं है। आप समझ सकते हैं। अच्छा, कम्युनल पॉलिटिक्स की कमजोरी आप कह रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो वहां पर चलती नहीं है ज्यादा, इस वजह से वहां पर जो है वो लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और इस वजह से वहां पर जो विकास के जो नीतियां हैं, ये लगातार वहां पर चलती रहती हैं। इसका बहुत कर्नाटक में तो बीजेपी पहुंच चुकी है, वहां तो कई बार सरकार में भी रही है। उन्होंने कोशिश बीजेपी ने की है। हुबली से शुरू हुआ था कर्नाटक में। हुबली में वहां पर एक कोई ईदगाह थी, उस पर वहां पर उन्होंने झंडा गाड़ दिया था, मुझे ध्यान है, ये 90 के दशक की बात है, तब से वो चल रहा है। तो वहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स पहुंचाने की ये बात वहां पर कर रहे हैं कर्नाटक में, लेकिन वहां पर उसका इतना ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ रहा है
कि वहाँ पर एक तो जो मुस्लिम लोग हैं वो इतने ज़्यादा एक जैसे आप कह सकते हैं तेलंगाना में और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी कि वो काफ़ी वर्चस्व वाले हैं। हुँ। उनके बिना आप नहीं चला सकते। हैदराबाद शहर में, सिकंदराबाद में और कई इलाकों में वहाँ पर आप ओवैसी की पार्टी को आप हिला नहीं सकते। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वो लोग भी बड़े प्रोग्रेसिव हैं। आप हुँ, अगर हुँ, हुँ। महाराष्ट्र में चले जाएँ, मैं अभी गया था नासिक के पास महाराष्ट्र, मालेगाँव। मैं मालेगाँव गया था ये देख समझने के लिए कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम जो आबादी है गाँव में, उसके ऊपर इस सब का क्या असर पड़ रहा है। ये गोरक्षा और ये सब चीज़ों का इसका क्या असर, मैं वहाँ पर गया था लोगों वहाँ पर लोगों को ज़्यादा इससे लेना-देना नहीं है क्या हो रहा है। मालेगाँव में 2 बम ब्लास्ट हुए और हुँ। अब वो बड़ा क्लियर हो गया है, कोर्ट ने कह दिया है कि वो बम ब्लास्ट कुछ हिंदू संगठनों ने करवाए। वो इसलिए करवाए कि वो उनसे बदला लेना चाहते थे। सिरफिरे लोग थे, सिरफिरे लोग हर एक ब देश में आपने देख लिया कि सिरफिरे लोग जो हैं वो ईरान में भी हैं, वो इराक में भी हैं, वो इज़राइल में भी हैं, वो यूक्रेन में भी हैं, वो बोस्निया में भी हैं, रशिया में भी हैं, चाइना में भी हैं। सब जगह सिरफिरे लोग हर एक कम्युनिटी में सब जगह हैं। लेकिन उनकी संख्या वहाँ पर कम है और उनका जिसे कहते हैं आधिपत्य जो है वो वहाँ पर नहीं। तो मालेगाँव के लोग बड़ा वो तो मुझसे कह रहा था सर ये देखिए मैं आपको दे ऑटो वाला बोला कि मैं आपको वो कब्रगाह जो है, कब्रिस्तान जो वहाँ दिखाने ले चलता हूँ। एक टूरिस्ट की तरह कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ बम फटा था। ओह! तो वो इस तरह से उसमें कोई भी ऐसा मुझे लगा कि उसमें कोई ऐसा वो कि हिंदुओं ने बम फोड़ दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो उसको टूरिस्ट की तरह मुझे ले जाना चाहता था कब्रिस्तान में ऑटो वाला। लेकिन लेकिन बहुत आईसिस वगैरह के कुछ संगठन केरल वगैरह में पाए जाते हैं। कुछ घटनाएँ तमिलनाडु में भी ऐसी हुई हैं। एक तो ज़माने में अडवाणी पर हमला-वमला हुआ था। क्योंकि ये लोग जो हैं वहाँ पर इनके पास में पैसे हैं। ये लोग सफ़र करते हैं, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी मिडल ईस्ट में है और मिडल ईस्ट में भी सारे मिडल ईस्ट कंट्री जो हैं वो झंडा लेके आईसिस का घूम रहे हों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब सीरिया बम मारे हम सीरिया पर इज़राइल ने और अमेरिका ने और सब ने, तो पूरे जो सारी जो सीरिया है वो फंडामेंटलिस्ट थोड़ी है। सीरिया में एक पार्टी है वो फंडामेंटलिस्ट है और वो चलती है। तुर्की में एक पार्टी है वो फंडामेंटलिस्ट है, सबको मालूम है, वो चलाती है। इजिप्ट में है, मुस्लिम ब्रदरहुड इतनी बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ पर तरह की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो भी वो हिंदू वर्चस्व वाली पार्टी है, लेकिन वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम लोग हैं जो कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं, कुछ लोग हैं जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं। तो ये वो दक्षिण में हमारे मुल्क में ये है कि वहाँ पर जो एक स्तर जो है अवेयरनेस का वो ज़्यादा है और हुँ। उस वजह से वो जो नीतियाँ अगर अच्छी होती हैं, वो उनसे ज़्यादा खुरपेच नहीं करते। वो नीतियाँ जारी रहती हैं जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है? तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाता है। अब रेवंत रेड्डी आ गए हैं केसीआर की जगह। तो रेवंत रेड्डी वो जितनी भी वो चल रही थी, उनकी पॉलिसीज़ चल रही थी कि हमको और आगे बढ़ाना है। वहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर कभी आप जाएँ तो देखें वहाँ पर टेक्नोलॉजी हब करके है, टी हब। वहाँ पर हर साल 500 स्टार्टअप आते हैं। 500 स्टार्टअप्स में काम करते हैं, चले जाते हैं। टी हब को इसलिए बंद नहीं कर दिया उन्होंने कि वो केटीआर ने शुरू किया था। टी हब जारी है, उसका काम बिल्कुल चल रहा है। वहाँ पे और बच्चे आ रहे हैं, अपनी नई-नई चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं। स्टार्टअप्स लगे हुए हैं, तो वो नहीं किया। उत्तर तो में ये एक बड़ी समस्या है हाँ, अब कि यही मैं मायावती ने इसी किसी इसी पे पुल लौट के का आता हूँ कि का उत्तर उद्घाटन किया भारत है, तो वो पुल नहीं बनेगा। तो उत्तर भारत का क्या भविष्य आपको लग रहा है, जो नेतृत्व हमारे पास उपलब्ध है? जैसे योगी जी की सरकार चल रही है, जिनका मुख्य धंधा यही होता है या मुख्य उद्देश्य यही होता है, कोई न कोई मुस्लिम संबंधी इश्यू वो पकड़ लें या अपने बयानों में हमेशा मुसलमानों को केंद्र में लाएँ और उनके प्रति नफ़रत को ही राजनीति का हथियार बना के बात करते तो रहें और उसी-उसी में कभी-कभी विकास का भी नारा लगा दें कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया और मॉडल हो गया। लेकिन नतीजा आपने अभी सबका बता ही दिया। क्या हमारा कोई भविष्य है या हम ऐसे ही ब्लैक आउट ही चलेंगे? देखिए, भविष्य तो जो है, वो है। भविष्य इसलिए है कि ये जो सारी चीज़ें हैं और अब उठा के आप देखें डेमोक्रेटिक जो दुनिया है, उसमें स्टॉकहोम में
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वहां पर नई नई डेमोक्रेसी शुरू हुई थी तो स्टॉकहोम के पार्लियामेंट में 80 सेनेटर्स थे, उनका कत्ल हो गया था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है बात। और वही स्वीडन जो आज है वो डेमोक्रेसी का परचम सबसे ऊंचा उठाए हुए है। अमेरिका में पहले हर एक दूसरा प्रेसिडेंट जो था उसे गोली मार दी जाती थी, लेकिन ये पिछले 10 प्रेसिडेंट्स के साथ नहीं हुआ है। लास्ट टाइम पिछली बार जो गोली मारी गई वो रेगन को मारी गई थी जब वो प्रेसिडेंट था, और इस बार ट्रंप को जब वो चुनाव लड़ रहा था, कैंपेन कर रहे थे, तब उनको गोली मारी। तो ये चीजें जो हैं वो बदलती हैं। उत्तर प्रदेश में मैं अभी देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि आदरणीय एट माय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये सरकारी हैंडल से ट्वीट किया था। जी महाराज ने आज ये निरीक्षण किया और इन लोगों से मिले और ये किया। जब तक आप इस मानसिकता को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे कि आप जो हैं वो महाराज नहीं हैं। जो लोग महाराज बनना चाहते थे, जो लोग इस तरह से बनना चाहते थे, जनता ने उखाड़ फेंका था। 1977 का हमको सब लोगों को अभी भी ध्यान है। अभी इमरजेंसी की इतनी बड़ी जो है वो मनाई गई बरसी 50 साल की, कि जनता जो है सबको उखाड़ देती है। अब देखे जाइए बिहार में जिस तरह से लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, इसका असर होगा, इसका बंद होगा। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की जो थी वो सरकार को घुटने टेकने पड़े 3 दिन के अंदर। तो जनता जो है, जनमानस जो है, उसको आप बरगला सकते हैं किसी समय के लिए। तो मेरी जो आस्था है वो उस जनता में है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की डिमांड दोबारा चलने लगी है। वहां लोग कह रहे हैं कि हमें अपना स्टेट चाहिए। जम्मू कश्मीर में लोग पहलगाम अटैक के बाद में, आपको जान के आश्चर्य होगा, नेशनल मीडिया में बहुत इसका प्रचार नहीं हुआ। छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में लोग सड़क पर आ गए थे कि पहलगाम में जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी मजम्मत करने के लिए। जो हम कहा करते थे कि ये लोग मोमबत्ती लेकर के और जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं, लोग सड़कों पे आ गए थे कि ये गलत हुआ। उसमें ये नहीं था कि ये हिंदुस्तानी मारे गए या पाकिस्तानियों ने मारा या हिंदू मारे गए या मुस्लिम मारे गए, वो सड़क पे आ गए थे। तो उनमें इतना एक नीच शीर विवेक जनता में है, और उस जनता को आप को ये हक देना चाहिए कि वो अपनी सरकार चुन सके और वो अपनी सरकार चला सके। उमर अब्दुल्ला अगर ना भी चाहें कि जैसा चल रहा है चलने दो, जनता खड़ी होगी और जनता कहेगी नहीं, मुझे अपना स्टेट चाहिए। जम्मू वाले कहेंगे कि भाई हम क्यों मारे जा रहे हैं, जो क्राइम है और वो है वो कश्मीर में हो रहा है, आपने हमसे स्टेट छीन लिया हमारा। तो ये जो चीजें हैं इसमें ये होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी देर बदेर, आप देख रहे होंगे लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश वगैरह आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि एक हद के बाद में आपको जनता की जो जवाबदेही है वो कोर्ट की भी होती है, न्याय के प्रति होती है, और वो संविधान के प्रति होती है। तो वो चीज जिस दिन आपको ध्यान होगा कि इमरजेंसी के दौरान में एक बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण चंद्रशेखर ने पूरी यात्रा की थी, सब लोग भूल जाते हैं। राहुल गांधी से पहले सबसे लंबी यात्रा हिंदुस्तान में की थी वो चंद्रशेखर ने की थी, और अवेयरनेस के लिए की थी। पंजाब में जो हो रहा था उसके खिलाफ सुनील दत्त ने यात्रा की थी, बंबई से लेकर अमृतसर तक। वो अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो इस तरह के जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे तो लोग खड़े होंगे और वो उखाड़ फेंकेंगे। 77 में जो हुआ वो किसी भी दिन कहीं भी हो सकता है। मुझे मनमोहन सिंह की ये बात याद है, जब हम जॉब की, जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, he always used to add the word productive employment। एम्प्लॉयमेंट आपने लिखी कोई उसमें लिखा कि we are trying to give employment to young people, तो he'll say कि no, productive, हमेशा प्रोडक्टिव डाल दिया करते थे, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का मतलब उनका यही था, इकोनॉमिस्ट आदमी थे, कि अगर आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो आपका अल्टीमेटली जीडीपी में जाएगा, उसमें आपकी इकोनॉमी में जाएगा, और
उसका जो असर है वो आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। तो ये इसी हम इस इसी आपकी इस बात से जो इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक वो छुपा हुआ है। आज इस कार्यक्रम को समेटा जाए और फिर आपको कब पकड़ा जाए ये पूछते रहेंगे आपसे। तो पकड़ना फिर नहीं है, मैं ऐसा हम करते हैं कि हम एक दिन बाँध लेते हैं और उस दिन हम इसको किया करेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा क्योंकि रहेगा पंकज, लंबा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। और हम बहुत लोगों लोग को लिखते हैं, मुझे तो चूँकि पर्सनल मेरे अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के हैं वो काफ़ी लोगों तक जाते हैं, तो वो सब लोग मुझे लिख-लिख के टोकते रहते हैं कि भई पंकज जी को नहीं बुला रहे हो। मैंने कहा देखता हूँ जब नहीं, नहीं, पकड़ में आ जाए। हम उसको रखेंगे और ये आंकड़े ठीक, वगैरह लोगों को बताएँ ताकि लोगों को कम से कम अवेयरनेस हो। हम और आप जी। जो है भारत यात्रा तो नहीं कर सकते, यही हमारी भारत यात्रा यही यात्रा करते रहेंगे हम लोग। जी, थैंक यू थैंक पंकज, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.